ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस संवेदा ई क्लास में मैं सालेहा बीबीएस माउन मुअल्लिमा बापूजी गवर्नमेंट उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल हॉस्पेट ज़िला बಳ್ಳಾರಿ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जमात शशम यानी 6वीं जमात का मज़मून उर्दू में एक नज़म को पढ़ेंगे। आपको तो पता है आपकी किताब का नाम है निदाए उर्दू। तो प्यारे बच्चों, निदाए उर्दू किताब बयाज़ और क़लम के साथ मेरी समझाइश को सुनने के लिए आप तैयार रहिए। बग़ौर सुने और मालूमात में इजाफ़ा करें। तो प्यारे बच्चों, पिछली जमात में पिछली निशिस्त में मैंने आपको उर्दू ज़बान की एक नज़म जिसका नाम है क़लम, इसको लिखने वाले शायर ज़फ़र कमाल हैं। तो इनकी नज़म को हमने आधी पढ़ी थी, तो आज हम इसका हिस्सा दुआम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको नज़म समझाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इयादा कर लेते हैं। देखते हैं कि आपने पिछली निशिस्त की समझाइश को कहाँ तक याद रखा है। तो चलिए मैं सवालात का सिलसिला शुरू करती हूँ। पहला सवाल देखिए क्या है, अज़मत का ताज क्या है? दूसरा सवाल है, क़लम किसकी आरज़ू है? सोचिए बच्चों, हमने पिछली निशिस्त में पढ़ा था ना, सोचिए। हाँ, तो देखिए पहला जवाब है अज़मत का ताज क़लम है। दूसरा जवाब देखिए, क़लम दाना की आरज़ू करता है। क़लम दाना की आरज़ू है। तो तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क़लम की गवाही कौन दे रहा है? चौथा सवाल है, क़लम किसकी रोशनी है? सोचिए बच्चों, क़लम की गवाही कौन दे रहा है? ये हमने नज़म में पढ़ा था ना, याद करिए। बिल्कुल सही जवाब, आपने सही सोचा। क़लम की गवाही क़ुरान दे रहा है। और चौथा जवाब देखिए क्या है, क़लम मोहब्बत की रोशनी है। तो हमने अब इयादा तो कर लिया, अब चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, आज आप इस नज़म को मुकम्मिल पढ़ने के बाद आपको ये आमोज़िशी हासिल होंगे। देखिए पहली क्या है, देख रहे हैं ना आप, क़लम की अहमियत जानना। क्या है, आप आज क़लम की अहमियत इस नज़म को पढ़ने के बाद मुकम्मिल, आज हम इसको मुकम्मिल करेंगे, तो मुकम्मिल पढ़ने के बाद आप क़लम की अहमियत को जानेंगे। दूसरी सलाहियत देखिए क्या है, हाँ, हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाना। तीसरी सलाहियत है दूसरी ज़बानों में तर्जुमा करना। चौथी सलाहियत देखिए आ गई है यहाँ पर, हाँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज सही उर्दू में लिखना। और आखिरी सलाहियत देखिए क्या है, मुख्तलिफ नज़में पढ़ना, सुनना और लिखना। तो इन तमाम सलाहियतों को आप आज हासिल करेंगे। बग़ौर सुनते रहिए, देखते रहिए, अहम नुकात को बयाज़ों में लिखिए, तो आपको ये तमाम सलाहियतें इंशाअल्लाह ताला हासिल हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पहले आज क़लम को तरन्नुम से दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी हम समझाइश के तरफ चलेंगे। सुनिए, नज़म है क़लम और लिखने वाले हैं ज़फ़र कमाल। क़लम है अज़मत का ताज बच्चों, क़लम का जारी है राज बच्चों,
بچوں، قلم ہی دانا کی آرزو ہے، قلم ہی انسان کی آبرو ہے، گواہی قرآن نے یہ رقم کی، خدا نے کھائی قسم قلم کی، قلم محبت کی روشنی ہے، سکون جاں دل کی تازگی ہے، یہی ادب کا سبق پڑھائے، یہی ہمیں آدمی بنائے، قلم کا جو بھی یہاں دھنی ہے، نہیں ہے محتاج وہ غنی ہے، یہ کہہ رہی ہے سریر خامہ، قلم ہی تہذیب کا ہے جامہ، قلم کی فطرت میں خاک ساری، مگر یہ تیغ و تبر پہ بھاری، قلم ہی شعلہ قلم ہی شبنم، قلم ہے نشتر قلم ہے مرہم، قلم ہی شعلہ قلم ہی شبنم، قلم ہے نشتر قلم ہے مرہم۔ تو دیکھا بچوں، آپ نے نظم کو بغور سنا ہوگا، تو اب ہم اس کی سمجھائش کے طرف چلیں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک اقوال زرین یا کہیے کہ ایک اچھی بات جو مولا علی مشکل کشا نے کہا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ میرا مقصد کیوں یہ پیش کرنا ہے؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ فرمان قلم کے تعلق سے ہے۔ تو دیکھیے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، زندگی میں قسم، قدم اور قلم، سنیے غور سے، زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل کو جیت بھی لیتے ہیں اور دل کو چیر بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ قلم کی اہمیت کتنی ہے۔ قلم سے جب ہم الفاظ لکھتے ہیں تو وہ الفاظ چند کے دلوں کو جیت جاتے ہیں اور چند لوگوں کے دلوں کو چیر بھی دیتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو قلم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہوئے نظم کی تشریح کریں گے۔ تو دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے کی نشست میں 4 اشعار کی تشریح سمجھائی تھی۔ آج ہم اس کے آگے کی تشریح سنیں گے اور سمجھیں گے۔ دیکھیے کیا ہے یہاں پر، یہی ادب کا سبق پڑھائے، یہی ہمیں آدمی بنائے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ قلم ہمیں آدمی بناتا ہے۔ دیکھیے تشریح آ گئی ہے، غور سے دیکھیے اور سنیے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور جس کے لیے وہ قلم کا استعمال کرتا ہے، وہ ادب سیکھتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادب سے زندگی ہماری اچھی ہوتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یعنی جب ہم ادب سیکھنا ہے، ہمیں جب ادب کا سبق سیکھنا ہے، ہمیں ادب جب جاننا ہے، تو ہمیں قلم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم اسکول کو آتے ہیں، پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، ہم قلم سے تحریر کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں اور ہم ایک انسان سے آدمی بنتے ہیں۔ جس طرح علم کی اہمیت ہے، قلم کی بھی بہت اہمیت ہے۔ قلم اور علم ایک سکے کے 2 رخ کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو قلم کا استعمال چاہیے۔ تو آپ تو سوچتے ہوں گے نا
کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے قلم ضروری ہے، ہم سن کر بھی تو اس کو ہے نا جان سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قلم کا استعمال تحریر سیکھتے ہیں تو جب آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار بھی دوسروں کے سامنے کر سکتے ہیں، تو قلم ہی وہ چیز ہے، علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو آدمی بناتی ہے۔ تو آگے کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، دیکھیے کون سا شعر ہے۔ قلم کا جو بھی یہاں دھنی ہے، نہیں ہے محتاج وہ غنی ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھیے میں دوبارہ شعر کو پڑھتی ہوں، غور سے سنیے۔ قلم کا جو بھی یہاں دھنی ہے، نہیں ہے محتاج وہ غنی ہے۔ تو اس کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، چلیے اس کی تشریح سن لیتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں عرض کر رہے ہیں کہ جو شخص قلم کے استعمال کو جانتا ہے، یعنی جس کو لکھنا معلوم ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس سے سرفراز کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اگر آپ کو علم حاصل ہے، اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، تو اگر آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ لکھنے کی، کچھ ہے نا کسی کو لکھ کر بھیجنے کی، تو آپ کو اگر علم آتا ہے، قلم سے لکھنا آپ جانتے ہیں، تو آپ خود اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا، آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے یہ لکھ کر دیجئے۔ تو یہاں پر آپ قلم کی اہمیت جانیے کہ اگر آپ قلم کا استعمال کر سکتے ہیں تو جو ہے آپ خود سے یعنی اپنے آپ سے آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ قلم کا استعمال جانتے ہیں، علم سیکھ چکے ہیں، تو آپ دوسروں کو بھی یہاں پر دیکھیے وہ غنی ہے، یعنی آپ دوسروں کو بھی اس سے سرفراز کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے کیا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے سریر خامہ، قلم ہی تہذیب کا ہے جامہ۔ دیکھو بچوں یہ شعر کتنا اچھا ہے، یہ کہہ رہی ہے سریر خامہ، قلم ہی تہذیب کا ہے جامہ۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں، شاعر کا اس شعر سے یہ مطلب ہے کہ قلم کی آواز، یہاں پر دیکھیے ہم نے الفاظ معنی میں شاید پڑھا تھا کہ سریر خامہ یعنی قلم کی جو کھر کھر کی آواز آتی ہے اس کو سریر خامہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں شاعر، قلم کی جو آواز کھر کھر کرتی ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری تہذیب کیسی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے قدیم تہذیب کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ کی تہذیب کیسی ہے، آپ کا تمدن کیسا ہے، آپ کتنے باادب ہیں، آپ کے دین میں کیا تھا، آپ کی تاریخ میں کیا تھا۔ تو ان تمام کا مطالعہ کرنے کے لیے، ان تمام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہاں ہمیں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو وہ مطالعہ کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو پہلے کے قدیم زمانے میں سے ہی قلم کا رواج عام ہے، پہلے ہی کی نشست میں میں نے آپ سے بتا دیا تھا کہ قلم کیا ہے، ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے قلم کو پیدا کیا اور کائنات کی تمام تقدیر کو قلم سے ہی لکھا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنی تہذیب کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ مطالعہ کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ قلم سے اس کی تحریر کی تھی۔ تو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جہاں تک میں جان رہی ہوں اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں تہذیب، ہماری تہذیب کا جامع جو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں قلم سے ہی معلوم ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے کون سا شعر ہے۔ قلم کی فطرت میں خاک ساری، مگر یہ تیغ و تبر پہ بھاری۔ قلم کی فطرت میں خاک ساری ہے، یعنی خاک ساری کا معنی کیا سمجھا تھا ہم نے؟ بالکل صحیح بچوں، خاک ساری یعنی
आजिज़ी, इनकिसारी। हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला को भी इज्ज़ व इनकिसारी वाले लोग बेहद पसंद हैं। जो लोग आजिज़ी रखते हैं उनको अल्लाह ताला और नवाजता है। तो अब यहाँ पर हम कलम की तरफ चलते हैं। देखिए इस शेर में शायर कह रहे हैं, कलम की फितरत में खाक सारी, यानी शायर कह रहे हैं कलम की फितरत में आजिज़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ताकतवर नहीं, बल्कि ये तीर और तलवार पर भी भारी है। इसका मतलब हम समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता रही हूँ, सुनिए। अगर कोई जंग हो रही है तो हम उस जंग को रोकने के लिए अमन का मुआहिदा भी कर सकते हैं। तो अमन का मुआहिदा लिखने के लिए हम कलम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वही कलम है जो मुख्तलिफ जंगों को रोकी है। आप समझ रहे होंगे ना, इतना सा कलम क्या करेगा। इतना सा कलम, इतने से कलम ने अब तक की दुनिया में पहले से अब तक है ना बहुत सारी जंगों को रोका है। अमन के मुआहिदे हुए हैं। कई मुल्कों के दरमियान जब जंगें होने लगती थी तो अमन के मुआहिदे करने के बाद जंगों को रोक दिया जाता था। तो देखिए कलम में इज्ज़ भी है, इनकिसारी भी है, और साथ ही साथ ये तीरो तेग यानी तलवार पर भी भारी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा आखिरी शेर है, कलम ही शोला कलम ही शबनम, कलम ही शोला कलम ही शबनम, कलम है नश्तर कलम है मरहम। तो देखिए यहाँ पर शायर इस शेर में कह रहे हैं, अगर आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कलम तलवार को काट रही है। यानी जब मैंने आपको पिछले शेर में कहा था ना कि जंगों को भी रोकती है, तो कलम, इतना सा कलम क्या है, तलवार को ख़त्म कर रहा है। देखिए तस्वीर में कलम है शोला कलम है शबनम। शायर इस शेर में कह रहे हैं कलम शोला है, कलम शबनम है, और कलम तीर का ज़ख्म भी देती है और कभी कभार ये मरहम का काम भी करती है। तो इस सबक को हमने, इस नज़म को आज हमने समझ लिया है। अब देखिए आगे कुछ आपके सामने निदाया उर्दू किताब में सरगर्मियाँ दी गई हैं, हम एक एक करके उनको हल करेंगे। तो आज हमने सबक, इस नज़म को मुकम्मल पढ़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अलिफ और बे में जोड़ लगाइए, यानी आपके सामने अशार आ रहे हैं। देखिए मिसरे अलग अलग करके लिखे गए हैं, आपको इनको क्या करना होगा, हाँ क्या करना है, जोड़ लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं। पहले मैं एक तरफ के पढ़ूंगी। देखिए क्या है, कलम ही दाना की आरज़ू है। दूसरा, गवाही कुरान ने ये रकम की। तीसरा है, ये कह रही है शरीर कामा, कलम की फितरत में खाक सारी। और आखिरी है, कलम मोहब्बत की रोशनी है। तो ये अलिफ के हमारे पास मिसरे आ गए हैं। अब हम देखिए और एक मिसरा है छठवां, कलम ही शोला कलम ही शबनम। तो अब हम बे की तरफ जाएंगे, यानी इनके आधे जो मिसरे उधर हैं उनको जोड़ लगाने की कोशिश करेंगे। पहले हम पूरे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम जोड़ लगाएंगे। ए क्या है, देखिए, मगर ये तेगो तीर पे भारी। बी, कलम है नश्तर कलम है मरहम। सी, सुकून जान दिल की ताजगी है। डी, खुदा ने खाई कसम कलम की। ई, कलम ही इंसान की आबरू है। यफ, कलम ही तहजीब का है जामा। तो हम इन अलिफ और बे के मिसरों को क्या करेंगे, जोड़ लगाएंगे। पहला देखिए क्या है, कलम ही दाना की आरज़ू है। बताइए बच्चों उसके बाद क्या आएगा, सोचिए। हाँ, ई का देखिए क्या है, कलम ही इंसान की आबरू है। देखिए हमने तीर का निशान लगा दिया। इसके बाद देखिए, गवाही कुरान ने ये रकम की। गवाही कुरान ने ये रकम की। बताइए क्या होगा इसका अगला मिसरा। चलिए तीर लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं। देखिए,
हाँ, खुदा ने खाई कसम कलम की, तो हम 2 से डी को तीर लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, ये कह रही है सरीर कामा। हाँ, कलम ही तहजीब का है जामा। चौथा देखिए, कलम की फितरत में खाक सारी, मगर ये तेगो तीर पे भारी। पांचवा देखिए, कलम मोहब्बत की रोशनी है। सोचिए बच्चों, इसका कौन सा होगा मिसरा? हाँ, तो क्या है, सुकून जान दिल की ताजगी है। छठवां देखिए क्या है, कलम ही शोला कलम ही शबनम। अब मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी का सिर्फ एक बचा हुआ है, तो इससे हम इसको तीर लगाएंगे। कलम ही शोला कलम ही शबनम, कलम ही नश्तर कलम ही मरहम। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस सरगर्मी में दिलचस्पी से हिस्सा लिया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आगे की सरगर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या आ रहा है देखिए, हाँ, मंदरज झैल अशआर को मुकम्मिल कीजिए। आपके सामने यहाँ पर अशार दिए जाएंगे, एक मिसरा दिया जाएगा। हमने पिछली सरगर्मी में क्या किया, जोड़ लगा दिया। अब यहाँ पर हम अशार को मुकम्मिल करेंगे। तो एक मिसरा दिया जाएगा, आपको उसका दूसरा मिसरा लिखना होगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मिसरे यहाँ पर दिए गए हैं। कलम ही दाना की आरज़ू है, कलम मोहब्बत की रोशनी है, कलम का जो भी यहाँ धनी है। उसके बाद चौथा मिसरा पहला हमें लिखना है, पांचवा भी पहला लिखना है। और यहाँ पर देखिए अब हम मिसरों को मुकम्मिल करेंगे। चौथे का देखिए दूसरा मिसरा आया है, आपको पहला मिसरा लिखना है, और पांचवा भी वही है। पहला मिसरा नहीं दिया गया है, दूसरा मिसरा दिया गया है कि कलम ही नश्तर कलम ही मरहम। तो अब हम क्या करेंगे, इन अशार को मुकम्मिल करेंगे। पहला देखिए, कलम ही दाना की आरज़ू है, हाँ, कलम ही इंसान की आबरू है। दूसरा 2 नंबर देखिए, कलम मोहब्बत की रोशनी है, सुकून जान दिल की ताजगी है। तीसरा देखिए, कलम का जो भी यहाँ धनी है, नहीं है मोहताज वो गनी है। अब चौथे का क्या किया है, दूसरा मिसरा दिया है, पहला देखेंगे कौन सा आएगा। कलम की फितरत में खाक सारी, मगर ये तेगो तबर पे भारी। कलम है शोला कलम ही शबनम, कलम ही नश्तर कलम ही मरहम। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी हमारे लिए सरगर्मी आने वाली है। तो देखिए क्या आ रहा है, हाँ, इन सवालात के जवाबात बताइए। अब हमने जो नज़म सीखी है, समझी है, हाँ, इसकी मालूमात हासिल की है, तो अब हम इनके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने 2-2 सवालात करूँगी, आप सोचिए, फिर मैं आपको जवाबात बताऊँगी। देखते हैं कि आपके जवाबात जो आपने सोचे हैं वो सही है या नहीं। देखिए पहला सवाल क्या है, सवाल नंबर 1 है, कलम इंसान को क्या सबक पढ़ाता है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, कलम की फितरत में कौन सी खूबी छुपी हुई है। सोचिए बच्चों, आपके सामने दोनों सवालात बहुत आसान हैं क्योंकि अभी अभी हमने इसकी मालूमात हासिल की है। सोचिए। अच्छा, चलिए देखते हैं कि आपके सामने जवाब कौन सा आता है। कलम इंसान को क्या सबक पढ़ाता है, इसका जवाब है, देखिए क्या है, कलम इंसान को अदब का सबक पढ़ाता है। कौन सा सबक पढ़ते हैं हम, अदब का सबक हमें कलम इंसान को पढ़ाता है। दूसरा जवाब देखिए, कलम की फितरत में खाकसारी यानी आजिज़ी छुपी हुई है। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा सवाल, सरीर खामा हमसे क्या कह रही है और कलम किन किन चीज़ों पर भारी पड़ता है। सरीर खामा हमसे ये कह रही है, कलम तहजीब का जामा है और कलम तेगो तीर पे भारी पड़ता है। ये चौथा जवाब है।
आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सी सरगर्मी है। इन जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। यहाँ पर आपको अंग्रेजी में चंद जुमले दिए गए हैं, इनको आपको उर्दू में क्या है तर्जुमा करके लिखना है। देखिए यहाँ पर जुमले आ रहे हैं। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द 14th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब हम इसको उर्दू में लिखेंगे। पहला है टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, शेर हमारा कौमी जानवर है। दूसरा है जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम, जन गण मन हमारा कौमी गीत है। इसके बाद देखिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज रिटन नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, कौमी गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर वाज द 14th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, इसका है तर्जुमा, रविंद्रनाथ टैगोर अपने वालिदैन के 14वें बच्चे थे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहा है। देखिए रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाले जुमलों को उर्दू में लिखिए। अब हम रोजाना की जो जबान में इस्तेमाल करते हैं जुमले, उनको हमें अच्छी उर्दू में लिखना है। अच्छी उर्दू यानी जो हम किताबों में जिस तरह से पढ़ते हैं, यानी उस उर्दू में लिखना है, बोलचाल की जबान नहीं है। पहला देखिए क्या है, रजा पूरी नानी के गाँव में गुजर गई। उसके बाद देखिए अलीपुर में मुहर्रम बहुत जोर से मनाती कते, तो इनको हमें जुमलों में अच्छी उर्दू में लिखना है। देखिए क्या है, उसका क्या है, सारी छुट्टियां नानी के गांव में ही गुजर गई। और अलीपुर में मुहर्रम बहुत जोर से मनाया जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा, शुमाली हिंदुस्तान में बारिशां पूरा सत्यानाश कर डाली कते, तो हम अपनी बोलचाल की ज़बान में इस तरह से बोलते हैं ना, तो इसको उर्दू में लिखना है, हमारे घर में अजान की आवाज़ अच्छा सुनाई देती है। इसके बाद देखिए उसका क्या है, शुमाली हिंदुस्तान में बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया और हमारे घर में अजान की आवाज़ अच्छी सुनाई देती है। तो चलिए बच्चों, आपके पास घर पर काम आ गया है, आपको मैं होमवर्क बताऊंगी। देखिए क्या है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपकी दरसी किताब में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपको इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अल्फाज देखिए क्या है, किताब, मदरसा, रंग, मुल्क, आसमान। तो पहला मैं आपको बताती हूँ, किताब, इसको हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी सहेली की किताब है। देखिए ये मेरी सहेली की किताब है। इस तरह से मैंने एक जुमला बनाया है। आप बकिया जो अल्फाज हैं इनको भी आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ मैं आज आपको एक और सरगर्मी दे रही हूँ जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 120 में है। देखिए क्या बता रहे हैं, चौकोर के ज़रिए मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए अल्फाज की जदवल में निशानदही कीजिए। यहाँ पर आपको 36 अल्फाज दिए गए हैं। देखिए एक एक करके 36 अल्फाज दिए गए हैं और एक मिसाल बताई गई है, डॉट कोट। तो आपको क्या करना है, एक चौकोर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक चौकोर आ गया है, आपको इन हुर्फों को जोड़कर क्या है, लफ्ज बनाना है। देखिए डॉट कोट, देखिए डॉट कोट, डाल अलीफ टे, टे वो का। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर एक मिसाल मैंने बताई है, आपको 36 अल्फाज को इसी में से ढूंढकर बताना है। तो अल्लाह ताला आप तमाम को दीन और दुनिया में कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.